बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा सऊदी अरब, 100 अरब डॉलर्स के नुकसान और 70,000 पाकिस्तानियों की कुर्बानियों के बावजूद वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इस्लामी ममालिक की सरबराह कॉन्फ्रेंस में तकरीर तक करने का मौका नहीं दिया गया। अमरीकी सदर की जानिब से भारत के हक में बात तो की गई, मगर मसला कश्मीर पर एक लफ्ज भी नहीं कहा गया। आखिर क्या वजह है कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो सरबराह खान हैं उनको तकरीर करने का मौका दिया गया, जबकि दहशतगर्दी के इस जंग में पाकिस्तान एक अहम इत्तेहादी होने के बावजूद नजरअंदाज कर दिया गया। आखिर इसके पीछे क्या वजूहात हैं, डिटेल्स के साथ इस पे बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब बात करेंगे, बढ़ेंगे तो कुछ JIT से मुताल्लिक बात करेंगे। JIT की तरफ से पहली तहकीकाती किस्त सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई। अदालत की जानिब से PTI को JIT की तहकीकाती रिपोर्ट की नकूल फराहम करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई। बेंच की सरबराह जस्टिस एजाज अफसल की JIT को 60 रोज में तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत, इसके साथ साथ मजीद वक्त ना देने का इंदिया भी दे दिया गया। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला चौधरी निसार की भी बात करेंगे, जिनका सेनेट की दाखिला कमेटी के चेयरमैन रहमान मलिक के सामने पेश होने से साफ इनकार। चौधरी निसार ने गुज़िश्ता 4 सालों में सेनेट की दाखिला कमेटी के किसी भी इजलास में शिरकत नहीं की। आखिर चौधरी निसार दाखिला कमेटी को अहमियत देने से इतने इनकारी नजर क्यों आ रहे हैं? प्रोग्राम के जब आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको याद होगा टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी का मामला हमने इस प्रोग्राम में बात की थी। रेंजर्स की जानिब से जो ऑपरेशन किया गया उस पर वज़ीर दाखिला चौधरी निसार का रेंजर्स को एक मरासला भेजा गया और सोसाइटी के दफ्तर और इंतजामिया के अगेंस्ट जो कार्रवाई की गई थी उसकी रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। इसका फॉलोअप भी आज हम आपके सामने डिटेल्स से रखेंगे। सबसे पहले आमिर साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सऊदी अरब, अमरीका के सदर भी डोनाल्ड ट्रंप भी वहाँ पर मौजूद है। इस्लामी ममालिक की सरबराह कॉन्फ्रेंस थी। एक जानिब इस दहशतगर्दी की जंग में हम अहम इत्तेहादी हैं। हमने 70,000 से ज़ायद अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए इस दहशतगर्दी की जंग के अगेंस्ट, लेकिन उसके बावजूद भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को लब कुशाई का एक मौका ना मिला, जबकि अफगानिस्तान, बांग्लादेश के सरबराहान को मौका दिया गया। आखिर क्या रीज़न है इसकी? ये जो आपने बात की है इसका गवर्नमेंट को जवाब देने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा सफारती और सियासी बेइज्जती तो पाकिस्तान की है। ये पाकिस्तान की सेल्फ़ रिस्पेक्ट और इज़्ज़त नफ्स को इतना बड़ा धचका मेरा नहीं ख्याल है रिसेंट हिस्ट्री में लगा है कि हम अपने आप को समझते हैं कि जनाब हम मुस्लिम उम्मा के वाहिद न्यूक्लियर कंट्री हैं, और ये बताया जा रहा था, तासुर दिया जा रहा था कि ये नेटो और उम्मा का एक इत्तेहाद होने जा रहा है जो दुनिया का सबसे बड़ा इत्तेहाद होगा, और हमारी अहमियत उसमें ये है कि शायद ट्रंप से भी ज़्यादा है कि हम ही चला रहे हैं सारा कुछ। 54 मुल्कों का मुस्लिम उम्मा का जो इत्तेहाद, सुन्नी इत्तेहाद, जो कि अब साफ नज़र आ रहा है कि उसको भी हेड कर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर शायद इतनी उनकी होगी कि शायद ओवर शेडो कर दें वो ट्रंप साहब की वजह से। ये तासुर दिया जा रहा था, प्राइम मिनिस्टर कह गए थे कि वहाँ जाके मैं उम्मा के इत्तेहाद की बात करूँगा। ये उनका यहाँ से गवर्नमेंट का ये क्लेम था जाने से पहले। उसके बाद वहाँ जाके पहली बात तो ये कि अमेरिका का जो हमारे लिए जो स्नब है, एक किस्म की जो एक हमारी बेइज्जती हुई है कि ट्रंप साहब ने जहाँ है वहाँ पे हर एक से तकरीबन मीटिंग की है। वहाँ पे कतरी अमीर से भी की है, इजिप्शियन प्रेसिडेंट से भी की है, कुवैती से भी की है, छोटे छोटे बहरीन वालों से भी शायद की है। उससे ज़्यादा अशरफ गनी से, अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट से की, और हसीना वाजिद से की, और उनका इन्विटेशन भी एक्सेप्ट किया। हमारे से कोई मुलाकात भी नहीं हुई। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि वहाँ जो तकरीरें हुई उसमें दहशतगर्दी के मतलब बात हुई, मगर पाकिस्तान जिसने कि सबसे ज़्यादा सफ़र किया है और हम उसके अंदर हम समझते हैं विक्टिम है, मगर कोई पाकिस्तान की इस रोल की कोई जिक्र भी नहीं हुआ। पाकिस्तान की नहीं हुआ, जिस तरह भी आपने बताया कि इंडिया की तारीफ़ें हुई, हमारा जिक्र ही नहीं आया। उससे ज़्यादा बात यह है कि जो स्पीचेस थी वहाँ पे, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्राइम मिनिस्टर की स्पीच नहीं हुई। अब उसकी तफसील क्लासेस साहब बताएंगे, जो है इनके पास ज़्यादा है, मगर ताजिकिस्तान के सदर की हुई, छोटे छोटे ममालिक की भी स्पीचेस हुई, और उन्होंने जो उम्मा का वो जो बताना था कि अमन का पैगाम। अब ये अमन के पैगाम से तासुर क्या दिया जा रहा था कि हम बड़ा ग्रेजुअली, सबसे ख़तरनाक बात है कि 70 साल से हमारी जो एक पॉलिसी थी, फॉरेन पॉलिसी, वो हम बड़ी तेज़ी से ग्रेजुअली वो जो है ना वो बदलती जा रही है।
और हम कौम को नहीं बता रहे हैं। पॉलिसी हमारी ये रही है हमेशा से कि हमने सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान हमेशा बैलेंस किया है कि सऊदी अरेबिया भी हमारे लिए बहुत अहम है और ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, और हमने कभी इनकी आपस की लड़ाई के अंदर नहीं पड़े। और जब ये राहील शरीफ साहब जब वहाँ जा रहे थे और जहाँ जो खदशात थे, तो हमें कहा गया था कि नहीं जनाब वो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ है और ये हम उसमें नहीं पड़ेंगे। तो इनके प्राइम मिनिस्टर के इस बयान का कि उम्मा के इत्तेहाद की बात करेंगे, इससे मतलब ये लिया गया था कि हमारे जो मौक़िफ़ है ईरान से हमारी दुश्मनी नहीं है, हम वो क्लियर करेंगे। वहाँ पे जो सारी तकरीरें हुई वो ईरान के ख़िलाफ़ हुई। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का खामोश रहने से एक किस्म का जो है ये अयादा एक मान लेना है कि हम उस पॉलिसी से एग्जिस्ट करते हैं कि दुनिया में एक नया इत्तेहाद बनने जा रहा है ईरान के ख़िलाफ़, जो कि ईरान, शाम और रूस एक तरफ हैं, बाकी ये सारे एक तरफ हैं लेड बाय अमेरिका एंड सऊदी अरेबिया, और हम उसके अंदर खामोश रह के आगे, जिसका ये मतलब लिया जा सकता है कि हमने ये ज्वाइन कर लिया है इत्तेहाद। पहली लास्टली सिर्फ ये कि जब इसकी हम वजूहात, क्योंकि कोई नहीं बता रहा कि क्यों स्पीच नहीं प्राइम मिनिस्टर ने की, जब हम उसकी वजूहात पे गौर करते हैं तो फिर हमें शक भी होता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का सऊदी अरेबिया से जो ताल्लुक़ है ना वो पता ही नहीं चलता कि कहाँ उनका ख़ानदानी कारोबार ख़त्म होता है और कहाँ से कौमी मफाद शुरू हो जाता है। वो बड़ी ब्लर्ड लाइंस हैं कि ज़ाती खुद किसी को खुश किया जा रहा है या कौमी मफाद की वजह से किया रहा है। और लास्टली जो है आखिरी कसर उसमें ये रहेगी कि अकरम शेख साहब को साथ लेके गए हैं, जिससे कि ये तासुर उठता है कि जनाब ये जो पैनामा का केस चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो शायद वो इनके वकील रहे हैं, तो उसके जो पूरे करने हैं कागजी कार्रवाई, और तो कोई समझ नहीं आ रही, उसका कोई जवाब नहीं नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है क्लास साहब, एक जो ये तासुर यहाँ से जाने से पहले दिया गया था कि ये कॉन्फ्रेंस होगी और हम ही हम होंगे, जैसा से आमिर साहब ने बात की, मगर एक तकरीर तक करने का मौका ना मिलना, क्या समझते हैं इसके बिहाइंड क्या रीजंस हो सकते हैं? सलीम बुखारी साहब हैं, मेरे एडिटर भी रहे हैं, अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट फाइल की है वहाँ से थोड़ा सा, क्योंकि जो बंदा वो कहते एट स्पॉट मौजूद थे और भी साफ़ी गए हैं, तो उसमें सलीम बुखारी साहब भी साथ थे। उन्होंने जो अपने अखबार को रिपोर्ट भेजी है, जो हमने अभी कापी निकाल कर पढ़ी है, इट्स ए हॉरिबल स्टोरी। और बुखारी साहब बड़े रीज़नेबल और बड़े, हम ये भी नहीं कह सकते कि मेरे जैसा कोई थोड़ा सा हो जिसने बैठ के कोई अपने, वो कहते हैं ना, ख्वाहिश को खबर बना दिया, वो ऐसे बंदे भी नहीं है, और वो बड़े अरसे से उसमें इंटरनेशनल लेवल पे ये सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। उन्होंने जो चीज़ें लिखी हैं तो इट्स हॉरिबल, मैं इससे ज़्यादा कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता टीवी पे। वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, जब यहाँ से जहाज़ से वो गए, वो 2.5 घंटे तक जहाज़ में उनको तकरीर तैयार कराई जाती रही है। ये सलीम बुखारी साहब ने वहाँ से रिपोर्ट भेजी है, जो साथ थे वज़ीर आज़म साहब के जहाज़ में बाकियों के साथ। 2.5 घंटे तक वो कहते हैं कि जो प्रवास थी उसमें 2.5 घंटे तक अपने कॉमरेड्स के साथ बैठ के तकरीर उन्होंने की है। उनका ख्याल था कि उनको दावत दी जाएगी कि वो आएँ और सरबराही कॉन्फ्रेंस में अपनी तकरीर करें। और वो ये कहते हैं कि उसका दर्दनाक पहलू ये भी था, मुशीर खारजा सरताज अजीज़ और ना ही कोई दूसरा जिम्मेदार फॉरेन ऑफिस का बंदा मौजूद था जो ये बता सकता कि वज़ीर आज़म को आपने उसको खिताब की, उनको मौका क्यों नहीं दिया। सो उन्होंने बिल्कुल टोटल जैसे कह रहे हैं ना, इसको इग्नोर किया है। और आखिरी में उनका अल्फाज बता दो, लंबी स्टोरी है उनकी। वो ये कहते हैं कि ये हम सब के लिए मायूसी भरा और बड़ा ख़तरनाक दिन था। ये बुखारी साहब कह रहे हैं जर्नलिस्ट के तौर पर कि हम जितने लोग गए हुए थे, हमारे लिए ये बहुत एक खौफनाक दिन था, मायूसी भरा दिन था। और कॉन्फ्रेंस सेंटर से हर कोई बोझल दिल के साथ अपने होटल वापस गया। ये उन सहाफ़ी की, एक सीनियर सहाफ़ी का एक रिपोर्ट है जो वज़ीर आज़म के साथ इस दौरे की कवरेज में साथ गए हुए हैं। इसके बाद हम इस पे और क्या कह सकते हैं कि पाकिस्तानी डेलीगेशन के साथ वहाँ क्या सलूक हुआ है। लेकिन मेरा ख्याल आपने ब्रेक लेनी है। मैं वापस आके एक डेविल्स एडवोकेट और साइड भी देना चाहूँगा कि अगर हम इस अलायंस में शामिल ना होते तो हमारे पास क्या ऑप्शन थे। हमारे यहाँ आमिर मतीन साहब के साथ बड़ी इज्जत एहतराम के साथ हम एक सेकंड लगाते हैं, आसमान पे चढ़ जाते हैं कि जी हम ही हम हैं। दुनिया के मतलब नेटो को एक साइड पे लगा लें, 34-35 मुसलमान मुल्क हैं, तो हम क्या करते हैं, ईरान के साथ खड़े होकर अपना ब्लॉक बना सकते हैं। कैन वी अफोर्ड इट? इस पे जरा मैं जरूर बिल्कुल एक छोटी सी हम ब्रेक लेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। तस्वीर का दूसरा रुख भी क्लास से जानने की कोशिश करेंगे और जो ईरान को तनहा करने का मशवरा दिया गया है इसके ऊपर भी डिटेल से बात करेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस साहब, ईरान के
खासतौर पर तनहा करने के मशवरे से मुतालिक तो बात करेंगे, लेकिन आपने कहा है कि तस्वीर का दूसरा रुख भी आप हमारे सामने रखेंगे, वो क्या है? मैं मतलब मेरी अर्जा सराई करना चाह रहे हैं, डट के करें। आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं? वो कहते हैं ना, जालिम हुक्मरान और जाबिर हुक्मरान के मुंह पे ही बात करना कलमा हक होता है। तो मेरा दिल चाह रहा है आपके मुंह पे ही कह दिया वो जरा सारी मैं गुस्ताखियां आज मुंह पे ही कर रहा हूँ आपके साथ। आपको पता है, अगर सऊदी अरेबिया पे हमारी बड़ी एक उस पर तनकीद रहती है और बहुत सारी चीज़ें को वैलिड रहती है कि ये मुस्लिम वर्ल्ड में जितनी हमने देखी है, ये मतलब मिलिटेंसी, पाकिस्तान में देख लें, मदारस को सपोर्ट, सेक्टेरियनिज्म, ईरान पे भी वही इल्ज़ाम लगते रहते हैं कि ईरानियन ने जो उनके स्कूल ऑफ थाट को सपोर्ट करते थे उन्होंने उनको फंडिंग की है, और सऊदीज़ ने अपने स्कूल ऑफ थाट को की है अपनी प्राक्सी अल्लाह के फजल से। दोनों ने, अरब हो अजम हो, अपना उन्होंने जो गुस्सा था ना पाकिस्तान जैसे ये बख्शू टाइप हम जो लोग हैं उन्होंने हमारे ऊपर निकाला है। दोनों ने हमारे साथ रियायत नहीं की। यहाँ पे दोनों ने अपने अपने ग्रुप्स को डट के उनको सपोर्ट भी किया और सारा बैलेंस हमने देखा है जितने वहाँ पे हमारे यहाँ चीज़ें हुई। हैविंग सेड ऑल दिस, हमारे पास क्या ऑप्शन थे? हम सऊदी अरेबिया गए हैं। दुनिया में हम ये चाहते हैं हम कौन से इसके साथ अपने आप को अपना अलायंस बनाएं। इतने बड़ा अलायंस अगर बन रहा है, सपोजली वो ईरान के खिलाफ सपोजली बन रहा है, तो क्या हम अपने आप को इसमें से हम बाहर रख सकते थे? ये जितने बड़े मुल्क हैं, आप अमेरिका के बगैर आप ये ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि भारत को भी हमने फतह करना है। भारत को फतह करने के लिए आपको अमेरिका से असला चाहिए। या तो आप एक काम करें, भारत के साथ दोस्ती कर लें, तल्लुकात ठीक कर लें, आप बड़ी हद तक इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, इकॉनमी भी ठीक हो जाएगी आपकी, आपको दुनिया से असला बम तोपे लेने के लिए भी किसी पे आपको डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। हमने 1000 साल बकौल भुट्टो साहब के इंडिया से जंग भी लड़नी है। इंडिया से जंग लड़ने के लिए फिर ये बड़ा ज़रूरी है कि आपकी अमेरिका, सऊदी अरेबिया और बाकी दीगर जो मुल्क हैं जो पैसा देते हैं मुफ्त में, आपको कोई माल पानी दे देते हैं, कुछ आपको डॉलर दे देते हैं, फिर आपको उनका डिपेंडेंट होना पड़ेगा। अगर रीजन में या तो दोस्तियां कर लें, रीजन में आपने दोस्तियां हमने नहीं करनी फॉर एनी रीज़न, आइडियोलॉजिकल रीज़न है, बॉर्डर रीज़न है, बला बला हमारी उसके इज़्ज़त नफ्स के मसाइल हैं, जो भी कह लें, फिर आपको इन लोगों पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। ये जहन में रखें। दूसरी बात ये, जब हम ये कहते हैं ना कि अमेरिकन के लिए, जो आपने भी अपने इंटरव्यू में पढ़ा, हमने 60,000 बंदे मरवा दिए, हमने बड़ी कुर्बानियां दी। अमेरिकन से बात करें, उनका काउंटर नैरेटिव सुन लें, उनको भाई साहब आपने मुफ्त में किया हमारे लिए। आपने पिछले उस 15 सालों में ये मेरे ख्याल 32 अरब डॉलर्स अमेरिकन ने दिए हैं। 32 अरब डॉलर्स आपको दिए हैं जंग लड़ने के लिए। ये फ्री लंच नहीं कराया था अमेरिकन को, वेदर वो लाइक देम और हेट देम, वो काम करवाते हैं, आपको पैसे देते हैं। ये चाइना आपको लोन दे रहा है, बाकी दुनिया से हम उनसे कर्जे लेते हैं। अगर ये आपसे काम ले रहे होते हैं ये अमेरिकन, आपको पैसे देते हैं। जनरल जिया ने जंग लड़ी उनकी, उन्होंने इनको पैसे दिए, आपको F-16 भी दिए, आपको उन्होंने आके, आपको याद होगा कांग्रेस के जरिए माल भी खिलाया, पैसे भी दिए। $4 बिलियन का एक पैकेज था, मुझे याद है। जंग खत्म हुई, वहाँ का थैंक यू वेरी मच जी, हमने आपको पैसे देने थे, कंट्रैक्ट खत्म, नो यू में गो। हम नाराज होकर देखें जी, हम तल्लुकात को समझते हैं जाती दोस्ती, जैसे आमिर मतीन साहब की मेरी है। हम एक दूसरे खफा हो जाएंगे, मैं आया था आप उठ के नहीं मिलेगा, आपने मुझे सही तरीके से हाथ नहीं, ओ देखा मैंने आपके लिए फलां वक्त ये किया था, आप ये नहीं। दुनिया के ऐसे इस तरह नहीं चलते होते, आपको अपने मफादात को लेकर चलना पड़ता है। अभी सऊदी अरेबिया वाली बात देख लें, अमेरिका में इस बात से इस हद तक एग्री करता हूं कि उन्होंने इज्जत नहीं दी। वो कैसी इज्जत देते? जिस मुल्क का उनका कैदी था, जो बादशाह सलामत का कैदी था, उन्होंने क्या इज्जत बड़ी दी है। जो सबसे बड़ा क्लेम उन्होंने कहा ट्रंप के साथ और सऊदी फरमारवाब ने उनसे गर्मजोशी से हाथ मिलाया। बहुत बड़ी बात। ये बहुत बड़ी बात नरम जोशी से पता नहीं कैसे मिलाते हैं, मुझे नहीं पता। मतलब हमें भी तो अपने गिरबान में जरा देखना चाहिए, अपनी औकात देखनी चाहिए। जिस मुल्क के वो बादशाह के तौर के बादशाह के शाही कैदी रहे हों, वो कैदी अपने कोई उसको आपका ख्याल इज्जत देगा? वो उन्होंने नहीं देनी थी। ये पर्सनल फेवर जैसे आमिर कह रहा था, ये फिर करते क्या हैं, ये कतर हो, सऊदीज हों, दीगर हो, उनके साथ जाती दोस्तियां बना लेते हैं। तुर्की के हुक्मरान जाती दोस्ती बना लेंगे, वो फिर आप कारोबार हुकूमत तो कर नहीं रहे। उन्हें पता होता है कि इनको पर्सनल फेवर चाहिए, इनको अपने मुल्क के लिए नहीं चाहिए फेवर, इसलिए वो इनको साथ ये ट्रीटमेंट करते हैं। हैविंग सेड ऑल दिस, मैं इस बात पे मैं डिफेंड करूंगा कि हमारी हुकूमत का ये फैसला यहाँ तक ठीक था कि आपको इसी अलायंस के साथ ही खड़ा होना चाहिए। आप उसके अमेरिका के खिलाफ या इस अलायंस के खिलाफ कौन से दुनिया के मुल्क हैं? इस वक्त 2 मुल्क हैं मेन, एक ईरान है कि जो अगेन अमेरिका के खिलाफ खड़ा है, दूसरा आपका शुमाली कोरिया है। पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है कि ये जनाब के हम तो ये 34 मुल्कों के अलायंस में शामिल नहीं होना चाहते, ये 50 जो भी है, हम तो ईरान और हम नॉर्थ कोरिया के साथ खड़े होंगे और हम डट के अमेरिका से लड़ेंगे। आपकी ईरानियन आपकी इकॉनमी का पता है, और ईरानियन ने जाके फिर वही डील की न्यूक्लियर पे, उनकी तो अपनी इकॉनमी तबाह हुई थी। उनका जो अगर उनकी करेंसी जो है वो पाकिस्तान के मुकाबले सबसे बड़ी वीक है। जो मुल्क यहाँ कर्जों पे चल रहा हो, 26 अरब डॉलर के करीब $100 डॉलर सब 4 सालों में कर्जा ले रहे हैं। मोटरवे आपने गिरवी रख दी हो, एयरपोर्ट्स आपने गिरवी रख दी हो, दुनिया के महंगे तरीन यूरो बॉन्ड आप लेके आए हो। हर हफ्ते आप उस अमेरिका के उससे सफीर से मुलाकातें $100 डॉलर साहब कर रहे थे, हमारा कोलेशन सपोर्ट फंड करें। हम चाह रहे थे नहीं जनाब, हमें डट जाना चाहिए था, अमेरिका के आगे भी, सऊदीज के आगे भी, और पूरा का पूरा जो अलायंस हमें डट जाना चाहिए था। हम ये बात लोगों को बुरी लगेगी, हम मान लें, बेहतर ये होगा हम अपने उसमें रहें,
अपनी जहाँ पे, और जहाँ तक ईरानियन से हमारी मोहब्बत है वो बिल्कुल है, मैं इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान ने बड़ी सपोर्ट की है पाकिस्तान को इनिशियल डेज में, लेकिन अभी उसकी ईरानियन आर्मी चीफ की जो थ्रेट है उस पर तो पाकिस्तान से कोई मतलब किसी तबके का रिएक्शन नहीं है, और उन्होंने वी विल अटैक इनसाइड पाकिस्तान, हार्ट पर शूट करेंगे। सो पाकिस्तान को हमारे यहाँ से एक छोटी सी बात आमिर साहब, हमारे यहाँ हमने ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को ना हमने अपनी वो रख ली, इन्फ्लेटेड ईगो रख ली है। सही। हम समझते हैं कि दुनिया के हर चीज पे हम अपना कंपैरिजन करना शुरू कर देते कि इंडिया के साथ ये ट्रीटमेंट हुआ, तो इंडियन के साथ आप ये देखें, अगर उन्हें सऊदी, अगर उसने आके अमेरिकन ने उसका जिक्र किया है इंडिया का, तो ये बताएं जो आज ये कह रहे हैं ईरान के साथ हमें खड़ा होना चाहिए, तो ईरानियन तो इंडिया के साथ ज्यादा उनकी दोस्ती भी है, और जो रीजनल जो अलायंस बना है तो उसमें ईरान, अफगानिस्तान और उसमें इंडिया है। अगर ट्रंप इंपॉर्टेंस देता है इंडिया को तो ईरान भी तो इंपॉर्टेंस देता, सऊदी अरेबिया नहीं देता, सऊदी अरेबिया इंडिया किए थे, इन्होंने उनके साथ डील्स की हैं, यूएई ने जाके 70-72 अरब डॉलर की डील की हैं। सो दुनिया चलती है मफादात पे, हम हर बात पे अपने आप को मुस्लिम भाई बना के, मुस्लिम उम्मा बना के पूरे पाकिस्तान को एक जोशीली एक कहानी सुना के कि जी 200 दुनिया के मुल्क हैं, हमारे साथ ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो रहा, भाई साहब आपके साथ ट्रीटमेंट वही हो रहा है जो आप उसको डिजर्व करते हैं। मुझे वुसअतुल्लाह खान साहब का कॉलम याद आ रहा है, वो बख्शू वाला, हम तो बख्शू हैं भाई, दुनिया भर से हम पैसे लेके आते हैं, भीखे लेके आते हैं, लोन लेके आते हैं, उनसे मिन्नत तरला करके आते हैं, इकॉनमी आपकी जा रही, 4 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट गिर गए, रेमिटेंसेस गिर गए, अब ट्रेड गैप आपका बढ़ गया, लोन आप पे बढ़ गए, और लेकिन हम कहते हैं दुनिया को हमने लीड करना था, आपने हमें वहां खड़े होकर हमें सलूट क्यों नहीं किया? यानी कि हम तो इस पोजीशन हम पैसे लेते हैं, अगर जंगें लड़े हैं हमने किसी भी दुनिया के मुल्क के लिए, हमने पैसे लिए हैं, डॉलर लिए हैं, ऐसे 200 अरब डॉलर की बात नहीं होती, बात स्विस अकाउंट्स में हमारे पहुंचे हुए हैं, दुनिया आपको पैसे देती है। ठीक है, अभी ब्रेक पे जाएंगे, मुस्लिम ममालिक के मुफाद के ऊपर भी बात करना चाहूंगी आमिर साहब कि हमारे मुस्लिम ममालिक के मुफाद में आखिर क्या है ईरान से मुतालिक। मैं पहले ज़रा क्लास साहब की बात का जवाब दूँ, मुस्लिम ममालिक ही के मतलब बात कर रहा हूँ, आप जो है उसी से रेलिवेंट है, पर मैं शायद अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सका। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि क्योंकि ज़ीरो सम गेम तो नहीं है कि एक के साथ ये कोई बच्चों की खेल है कि एक से नाराज़ होकर दूसरे से कर लेना है। ऑफ कोर्स हमने कोई अमेरिका से दुश्मनी, जैसे गिवन सिचुएशन में उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, ईरान के साथ भी रखने हैं, जैसे भी हालात हों एक बैलेंस आउट तो हमने करना है, और सऊदी अरेबिया से तो बिल्कुल ही रखने हैं। यही डिप्लोमेसी होता है कि आप अपने मफादात में जितने मुल्कों से जिस तरह का बना के जब कर रखें, कई दफ़ा मगर यहाँ पे कई दफ़ा ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ जाती है कि ज़ीरो सम गेम बनानी पड़ जाती है। मगर ये फ़ैसला, अगर इतने बड़े फ़ैसले पाकिस्तान ने इतना बड़ा पॉलिसी शिफ्ट करना था, तो फिर मेरा ख्याल है उसके लिए ज़रूरत है कि फिर आप एक लंबी डिबेट करवा लेते, बता भी देते, पार्लियामेंट भी डिबेट करवा दे। भुट्टो साहब ने जब शिमला में गए थे 71 का वाक़या हो चुका हुआ था, इतना था, उसके बावजूद एक मेजर शिफ्ट, मेजर फैसला था, पार्लियामेंट को इख्तियार लेके कि जनाब ये मैं करने जा रहा हूँ, मुझे आपका इख्तियार है, हालांकि उनकी अपोजिशन से इससे भी ज़्यादा दुश्मनी थी, तो इन्होंने तो किसी को नहीं बताया। और जो मुझे शक पड़ रहा है, जो खतरनाक बात है कि वहाँ स्पीच इसलिए नहीं हुई कि वहाँ पे जो हमने बैलेंसिंग एक्ट करना था, जिसमें हमने कहना था कि जनाब हम सऊदी अरेबिया साहब आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हमारी अमेरिका से भी कोई दुश्मनी नहीं है, ईरान हमारा हमसाया है, तो वो जो सारा मूड टेम्पो बना हुआ था समिट का, वो ख़राब हो जाना था कि ईरान के एक बैलेंस्ड किस्म की स्पीच आने से। तो हमें मेरा ख्याल शायद ये कन्वे किया गया है, ये इंप्रेशन चल रहा है कि जनाब फिर अगर ये तकरीर करनी है तो इससे बेहतर है आप ना करें। अगर इनको अंदाज़ा होना चाहिए था कि ऐसी सिचुएशन है, तो ये मेरा ख्याल है पॉसिबल था इससे बचने का, ना जाने का। ये ज़्यादा एम्बेरसमेंट हुई है कि आप गए हैं, आपने स्पीच भी नहीं की, आपकी कोई अगर ज़रूरी नहीं है ट्रंप से मुलाकात, बाकी मुलाकातों को एजेंडा तो होना चाहिए था पाकिस्तान का। बाहर हम अपनी जितनी जैसी कैसी भी जितनी भी हमारी वक़्त है इतनी कम नहीं है मेरा ख्याल, जितनी आपने थोड़ी सी बताई, बख्शू ज़रूर बना लिया है, इतनी कम नहीं है जितनी आपने बता दी है। दूसरी, ये इनका क्लेम था कि हमने पाकिस्तान को सुपर पावर बना लिया और हम ये तस्कीर करने जा रहे हैं। उस क्लेम्स के बाद जो है और उम्मा को बताने जा रहे हैं, उसके बाद फिर ये बेइज्जती हो तो फिर हमें गिला रह जाता है। आप हमारे दावों को सीरियस ले लेते हैं तो आपका कसूर है, हमारा तो नहीं है। चले इसके साथ ही फिर मैं ब्रेक पे चलती हूँ। अब छोटी सी ब्रेक लेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। कुछ बात करेंगे पनामा के केस के हवाले से भी कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की जानिब से पहली तहकीकाती रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई है, और दूसरी जानिब गुज़िश्ता 4 सालों से आखिर वज़ीर दाखिला चौधरी निसार सब सेनेट की दाखिला कमेटी के चेयरमैन रहमान मलिक के सामने पेश होने से मुसलसल इनकारी क्यों है, इस पर बात करेंगे हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। अब कुछ हम बात करेंगे आमिर साहब, जीआईटी की जो तहकीकाती रिपोर्ट आज पहली जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई है, क्या समझते हैं? एक तरफ तो 60 दिन के हवाले से इंदिया दे दिया गया, मज़ीद मोहलत नहीं दी जाएगी, दूसरी जानिब पीटीआई ने ये कहा कि रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। क्या समझते कि पब्लिक होनी चाहिए, अपने टाइम पे होगी? पीटीआई ने तो कहा है, मगर हम ये गुस्ताखी नहीं कर सकते कि अदालत ने ये गलत कहा है। अदालत ने साथ में आर्गूमेंट भी दिया है कि जो क्रिमिनल फौजदारी केसेस होते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनकी शेयर नहीं की जाती, और ये अच्छा आर्गूमेंट है। हमारी ख्वाहिश थी कि ये पब्लिक होता, बहरहाल नहीं है। उससे ज़्यादा आज जो सबसे ज़्यादा अहम बात हुई वो जज साहब ने, जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने, शायद गालबन उन्होंने कहा कि जनाब ये 60 दिन से ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए। तो गालबन शायद जो ख़त पेश जीआईटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की उसके अंदर शायद इस तरह का तासुर था कि इदारे शायद अपना पूरा तावन नहीं कर रहे या इस तरह कुछ मामला थे, जिसकी बुनियाद पे ये मेरा शक है कि शायद उनको ये कहना पड़ा कि 60 दिन के अंदर ही करना। तो उस पर यह बहस हो रही थी कि जनाब ये 60 दिन लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे, मीडिया पे सारी। मगर जो हमें समझ आती है कि, और हम ये कहते भी रहे हैं कि मेरा ख्याल 60 दिन से पहले भी शायद काम हो सकता है, अगर तो तशरीह इस तरह करनी है कि जनाब इसका काम जो है जीआईटी का सिर्फ इतना है कि जहाँ पे डिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैं, और इसलिए ये सारा 3 जजेस ने जो नहीं मशवरा दिया कि प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया जाए इस बुनियाद पे कि डिस्प्यूटेड फैक्ट हैं और तफ्तीश की ज़रूरी है और क्रॉस चेकिंग बड़ी ज़रूरी है। प्राइम मिनिस्टर से, उनके लोगों से पूछा भी जाए, उनकी राय लेनी बड़ी ज़रूरी है। तो अगर तो सिंपली उनसे पूछना कि आप खुद ही बता दें कि जनाब ये जायदादें कैसे आई हैं और क्या हुआ है, तो फिर तो बड़ा सिंपल है। तो ये पहले भी, ये 60 दिन से बड़ा पहले भी हो सकता है। मगर जो सोच रहे हैं, जिस तरह का क्वेश्चन आज मीडिया पे हो रहे हैं कि प्रोसीजरल मामलात हैं, टेक्निकलिटीज़ हैं कि वहाँ से एम्बसीज में भेजा जाएगा, किसी से कागजात की ऑथेंटिकेशन, ये सारे मामलात तो 2 महीने अदालत में ये टेक्निकलिटीज ही तो होती रही हैं। अब तो मामला सिर्फ ये कह गया कि जनाब इनसे पूछ लिया जाए कि आप खुद ही बता दें। और जो उन्होंने, अदालत ने इससे पहले जो TORs दिए थे उसमें जिक्र किया हुआ एंटी करप्शन लॉज का और नैब के ऑर्डिनेंस का, जिसके अंदर ब्रिटिश कॉमन लॉ, जिसको हम भी फॉलो करते हैं, जो ओनस होता है साबित करने का, वो उस शख्स पे होता है जो जिस पे इल्ज़ाम हो। पब्लिक ऑफिस में अगर हो, पब्लिक ऑफिस होल्डर जो होता है, अगर उस पे इल्ज़ाम हो तो ही इज़ गिल्टी अनटिल प्रूवन अदरवाइज। वो समझें कि उस पर ये साबित, उसका शो कॉज नोटिस होता है कि आप बताएं कि आपको बरतरफ ना किया जाए। अगर तो ये तशरीह है तो इसको ज़्यादा दिन ही लग जाए। दूसरा, मैं क्लासर साहब से एक यहाँ पे हमने बहस छेड़ी थी कि ये एक कन्फ्यूजन है, एक चल रहा है, ये शायद मेरे जैसे लोगों के दिमाग में है कि ये आया, ये जो मौजूदा बेंच है ये पहले 5 जजेस की एक्सटेंशन है या इंडिपेंडेंट है। कि उसका मैंने ये मिसाल दी थी कि लेट से कि इसमें से अगर 2 में से 2 और 1 का फैसला आ जाए कि एक जज साहब कह रहे हों कि मैं नहीं देता, समझता कि इनको बर्खास्त करना चाहिए, 2 कहें कि करना चाहिए, तो ये 5 में से 3 काउंट होंगे या ये 2 काउंट होंगे? क्लासर साहब के इस पे व्यू डिफरेंट है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा इस पे व्यू नहीं है, मेरी इन्फॉर्मेशन भी है और बड़ा ये अहम सवाल है। जैसे आपने कहा, एक बहुत अहम एक अदालती शख्सियत से मैंने इसी चीज़ पे थोड़ी सी असिस्टेंस चाहिए कि हम सारे कंफ्यूज हैं कि जनाब कि इन तीनों ने फैसला देना है या जो 2 पहले दे चुके हैं, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब और जस्टिस गुलजार साहब, उनका भी इसमें कोई रोल है या नहीं हो। उन्होंने बड़ा ब्लंटली मुझे कहा, उन्होंने कहा पूरा मीडिया इसको कंफ्यूज कर रहा है, आप लोगों ने शायद सही तरीके से 5 जजमेंट्स पढ़ी नहीं है, उनको पढ़ी होती तो आप लोग सही रिपोर्ट कर रहे होते, आप गलत रिपोर्ट कर रहे हैं। मैं बड़ी इंतहाई जिम्मेदार एक उसकी एक अदालती शख्सियत में बात कर रहा हूँ। उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है इस पूरे फैसले की वो हम तमाम से डिफरेंट है। वो ये कहते हैं, पहले तो आप ये लोग गलत कह रहे हैं कि ये उनका 2 जो जजेस है वो माइनॉरिटी में थे, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब या जस्टिस गुलजार साहब। कहते हैं वो माइनॉरिटी में नहीं है, यू हैव टू ड्रॉ ए लाइन। मसलन उनका 2 जजेस ने फैसला दे दिया है कि प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी डिसक्वालीफाइड। वो जीआईटी के हक में नहीं थे ना, उन्होंने जीआईटी को प्रमोट किया है। जो 20 अप्रैल को आया है वो कहते हैं फैसला नहीं है, ये कोर्ट ऑर्डर है, यू हैव टू ड्रॉ ए लाइन, इट्स नॉट ए जजमेंट। लिहाजा आप लोग जब ये कहते हैं ना मिनॉरिटी फैसला, तो अक्सरियत कहते हैं नहीं, कोर्ट ऑर्डर, ये कोर्ट ऑर्डर थे 20 अप्रैल के, जिसमें वो 3 जजेस जो ज्यादा थे अक्सरियत में, उन्होंने कहा जनाब उन्होंने अपने ऑप्शन ओपन रखे हुए डिस्क्वालिफिकेशन के वजीर आजम के अपने जजमेंट्स में।
लेकिन उन तीनों ने कहा कि हम जेआईटी के जरिए हम फर्दर कंफर्मेशन करवाना चाहते हैं। सो वो ये कहते हैं जजमेंट अभी होल्ड पे है, वजीर आजम साहब के सर पे डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार ये लटक रही है। सो ये स्टॉप सेइंग एंड प्रमोटिंग की जो मिनॉरिटी जजेस थे ये 3 थे। तो मैं जनाब अब ये बताइए 3 जजेस क्या करेंगे? उन्होंने कहा जनाब ये 3 जजेस जेआईटी की रिपोर्ट में जिसको वो कहते हैं ये इंप्लीमेंटेशन बेंच है, ये बेसिकली इट्स इंप्लीमेंटेशन बेंच है, अल्फाज यही है उनका। ये कहना है जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, ऑफ कोर्स वो जुडिशियल मामला हमसे हजारों गुना बेहतर समझते हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब इनमें से एक भी जज ने ये कह दिया कि वजीर आजम साहब और उनकी फैमिली आके केस स्टैब्लिश करने में नाकाम रहे हैं, सबूत इन्होंने नहीं दिए। कहते एक सारे फैक्ट्स नहीं, एक भी डिस्प्यूटेड फैक्ट साबित हो गया कि ये डिस्प्यूटेड अब नहीं रहा। वो ये कहते हैं कि एक भी अगर इसमें से 3 जजेस में से ये जो इम्प्लीमेंटेशन एक ने भी कह दिया, जिन्होंने अभी फैसला नहीं किया अपना, एक ने भी कह दिया कि वजीर आजम साहब अगर हमारी आंख में ये डिसऑनेस्ट हैं और वो सादिक और अमीन नहीं है, तो ये फौरी तौर पर ये 3-2 हो जाएगा और वजीर आजम साहब ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लिहाजा वो ये कह रहे हैं कि कोर्ट ऑर्डर था 20 अप्रैल का, ये जजमेंट नहीं थी, 2 ने फैसला दे दिया है, 3 ने अभी फैसला होल्ड किया हुआ है। ये जेआईटी के साथ बैठेंगे क्योंकि ये जेआईटी चाहते थे तीनों, वो 2 जजेस तो उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि ना हमें अगर नैब चाहिए तो ना हमें न दीगर इदारे चाहिए। वी आर कन्विंस्ड कि वजीर आजम साहब जो हैं वो सादिक अमीन नहीं रहे। सो वो ये कहते हैं कि ये मीडिया पे जो बहस होती है ना कि शायद इस पे कहते हैं आप लोगों के जहनों में कन्फ्यूजन है, बेंच के जहन में भी नहीं है। ये फैसला नहीं था, 20 अप्रैल का कोर्ट ऑर्डर था। इनमें से अब ये अपनी जेआईटी की इसलिए तीनों बंदे उनको वो कर रहे हैं क्योंकि जस्टिस आसिफ सईद खोसे को या जस्टिस गुलजार को तो कंफ्यूजन ही नहीं थी, वो तो क्लियर थे, उन्होंने क्लियर जजमेंट दे दिए। 3 ने अपना होल्ड किया हुआ है, 3 ने अपने फैसला होल्ड पे रखा हुआ है। ये 3 चाहते थे कि जेआईटी इन्वेस्टिगेशन करे, लिहाजा ये तीनों ही उनको मॉनिटर कर रहे हैं, ये हिदायत दे रहे हैं कि आप हमें ये बताएं, ये बताएं, ये बताएं, ये सवालात फ्रेम करें। 5 पे सारे मुत्तफिक थे, 5 जो थे जो कॉजेज थी उस पे मुत्तफिक थे, कोर्ट ऑर्डर बिल्कुल कोर्ट ऑर्डर पे मुत्तफिक थे। मगर ये खुसा साहब के अपने अल्फाज थे कि हम 2 एक स्टेप अहेड गए हैं, हम ये समझते हैं कि ये काफ़ी है और इनको डिस्क्वालीफाई, बाकियों ने यही कहा तो आएगी। मगर मैं लास्ट में एक बात करूँ, आपकी ये अदालती शोरत है, मेरी वकालती सोर्सेज एक और क्वेश्चन कह रही है, मैं चाह रहा हूँ वो भी मैं कर दूं, ब्रेक के आगे ब्रीफली बात करनी। चलिए बिल्कुल, अभी छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी का मामला, हमने अपने प्रोग्राम में इस पर बात की थी, रेंजर्स की जानिब से जो छापा मारा गया था। आज हम आपको इसका फॉलोअप देंगे कि वज़ीर दाखिला चौधरी निसार की जानिब से रेंजर को मरासला क्या भेजा गया था और उसकी रिपोर्ट भी तलब करी गई। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पे बात करेंगे, लेकिन क्लासेस साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब सेनेट की दाखिला कमेटी में आखिर गुज़िश्ता 4 सालों से किसी भी इजलास में शिरकत क्यों नहीं करते? मेरे फेवरेट चौधरी निसार अली खान साहब, इनकी 1001 तकरीरें कौमी असम्बली में और ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कि पार्लियामेंट के सुप्रीमेसी कैसे होनी चाहिए एज अपोजिशन लीडर। चौधरी निसार अली खान साहब इज़ द बेस्ट अपोजिशन। बाद लोग ना अपोजिशन के लिए पैदा होते हैं, जैसे मैं कहता था ना बेनज़ीर भुट्टो के बारे में, लोग कहते थे कि अगर पावर में ना जाती ये सारी चीज़ें गलत ना होती, शी वॉज वन ऑफ द बेस्ट लेडीज अपोजिशन के तौर पर। इमरान खान साहब को भी हमने ट्राई करना है, टेस्ट करना है, अपोजिशन के तौर पर ही इज़ डूइंग बेस्ट। हुकूमत में जाएंगे पता नहीं क्या कुछ होता है। ऐसे चौधरी निसार अली खान साहब भी हैं, जब खुद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में होते थे, मजाल है कि जिसका बारे में हुक्म करते थे इसको पेश होना चाहिए था, पता पर मार के दिखाता, ये चौधरी साहब को तरीका आता था, जरूरत ही नहीं होती थी किसी को, चौधरी साहब बुलाएं टॉप से बॉटम और वो कमेटी के सामने पेश ना हो। और इन्होंने 1001 तकरीरें हैं पार्लियामेंट को हमने कैसे करना, अपनी बारी लगी है वो पेश ही नहीं होता। पेश क्यों नहीं होता? बड़ी छोटी सी रीज़न है कि रहमान मलिक साहब उसके चेयरमैन हैं कमेटी के, और रहमान मलिक साहब के खिलाफ ये 1000 दफ़ा कह चुके हैं कि रहमान मलिक साहब के दौर के क्या क्या स्कैंडल्स है, और मैंने फाइलें खोली तो क्या हो जाएगा। अब चौधरी साहब रहमान मलिक को सीरियसली नहीं लेते, बात वहीं पे आ जाती है जो नवाज शरीफ साहब की हम कह रहे हैं। जैसे हमें इंटरनेशनल लेवल पे हमारे करैक्टर और इंटेग्रिटी की वजह से या हमारी अपनी फीलिंग्स की वजह से दुनिया हमें सीरियस नहीं लेती, सेम प्रॉब्लम सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में भी आ रहे। चौधरी साहब उनको उनके चेयरमैन को इसीलिए सीरियस नहीं लेते क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये जो चेयरमैन साहब है ना, जब ये इंटीरियर मिनिस्टर थे तो उनकी इतनी ज़्यादा फाइलें पड़ी हुई हैं, चौधरी साहब ने तो बड़े उन पर एहसानात किए हुए हैं कि कोई एक केस भी नहीं खोला,
धमकियां दे देते हैं, अच्छे बंदे हैं, दिल के, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, इतना भी अच्छा नहीं होना चाहिए, नुकसान नहीं देते, दिल के अच्छे आदमी है। तो चौधरी साहब के ना पेश होने की मेन रीजन ये है कि उन्हें पता है कि रहमान मलिक साहब में इतने गट्स नहीं है कि ये मुझे समन कर सकें, ये मेरे खिलाफ सेनेट में खड़े होकर तकरीर करके दिखाएं, या मुझे कोई ऐसा कोई आर्डर इशू करवा के दिखाएं चेयरमैन सेनेट से। तो चौधरी साहब को वो कहते हैं ना, उन सब की औकात का पता है, और वो जैसे ये अमेरिकन और सऊदीज हमें हमारी औकात के मुताबिक ट्रीट करते हैं ना, सही है। ऐसे ये जो हमारे चौधरी साहब ने ना सेनेट की उस कमेटी को, मात्र मेंबरान की बात नहीं कर रहा मैं, बड़े मोअज़्ज़ज़ लोग हैं सारे, तो वो भी उनके चेयरमैन साहब को उसी तरीके से डील करते हैं ये रहमान मलिक साहब को, जैसे सऊदीज और अमेरिकन पाकिस्तान को। सही है, बस इसलिए कुछ 4 साल से पेश नहीं। अब आते हैं कुछ टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर। आमिर साहब, हमने प्रोग्राम अपना किया था, इस पर रेंजर्स की जानिब से छापा मारा गया, क्लास साहब ने क्वेश्चन भी छोड़ा था कि उसकी तफसीलात तलब की जाए, वज़ीर दाखिला ने मरासला भी लिख दिया। इसकी अपडेट्स क्या हैं, फॉलोअप हम इसका देना चाह रहे हैं कि उस मरासले में क्या था और मजीद क्या पेशरफ्त हुई है। इसके बाद पहले तो मैं ये कहूँगा कि चौधरी निसार साहब मेरे भी फेवरेट बन गए, चले आपके बन गए। इस वाक़े का जिस तरह उन्होंने कम से कम जो नोटिस लिया है उससे बड़ा उनका तारीफ़ करनी पड़ती है। वाक़या हम यहाँ पे बयान कर चुके हैं कि इस्लामाबाद के F11 के पूरे सेक्टर को जिस तरीके से रेंजर्स ने एक्सेसिव फोर्स यूज़ करके पूरे सेक्टर को हरासा किया, पूरा एरिया ब्लॉक करके, कमर मुईज़ साहब टॉप सिटी के जो मालिक हैं उनके घर में दाखिल हो गए, उनके ख़ानदान के बकौल उनके दरवाज़े खिड़कियाँ तोड़ दी गई, फर्नीचर तोड़ दिया गया, नौकरों को उठा लिया गया, घर वालों को हरासा गया, सोना ले गए, तिजोरी घर से ले गए, और उसके बाद दफ्तर गए, दफ्तर में भी ऐसे किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि उनकी जो ज़मीन थी, साइट थी जहाँ पे, वहाँ पे उनके मुखालफों को कब्ज़ा दिलवाया गया, बिल्कुल बिल्कुल जो था। तो बाकी सारे तो काफ़ी सारे उन पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं, असले के और चीज़ों के, तो उनके फैमिली के बकौल जो है वो कहते हैं कि वो सारा लाइसेंस था उनके पास। बाकी सारी कोई चीज़ें जवाब है जो कि मेरा अदालतों में फ़ैसला होगा, हम उस तरफ नहीं जा रहे। सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि रेंजर्स इनको खिलाफ एक्शन तो कर सकती थी, इनके मुखालफों को कब्ज़ा कैसे दिलवा सकती थी, ये था। उसका चौधरी निसार साहब ने नोटिस लिया और अखबारी खबरों के मुताबिक वो उसका जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं, उस पर कैसा बात करेंगे। मगर अभी सूरत हाल ये है कि उनके इस वाक़े करने के बाद उन्होंने, रेंजर्स ने, उससे पहले कोई FIR नहीं थी, कोई कार्रवाई नहीं थी, तो उन्होंने कम से कम जो है उनको CTD पंजाब के पास शिफ्ट कर दिया है, और कोई FIR भी दर्ज कराई गई है जो कि एक असला डीलर की है, जो उनका ख़ानदान के बकौल वो एक लीगल डीलर है जो कि और भी बड़े लोगों को सप्लाई करते हैं असला, सिर्फ इनको नहीं करते। बल उसमें बुनियादी बात यह है कि अभी ख़ानदान वो इतना, उनकी बेगम साहबा और बाकी डरे में हैं कि उनके ससुर जो थे रज़ाक बमानी साहब, वो भी घर में अपनी साहबजादी से मिलने आए हुए थे कमर मुगीज़ के, वो अभी तक लापता हैं, उनका कहीं नहीं बताया जा रहा, और वो उनका ख़ानदान डर रहा है कि वो दिल के मरीज़ हैं और बूढ़े आदमी हैं और बैंकर हैं, तो वो गायब हैं, उनकी कोई इत्तला नहीं आ रही। उनको बड़ी तशवीश है कि उनका नहीं पता चल रहा। बाकी के उनको ये भी है कि तशद्दुद की इत्तलाएँ आ रही हैं कि उनसे ऐसी दस्तावेज़ात पे साइन करवा लिया जाएगा जो कि बाद में फिर ये कब्जे का एक मुकम्मल वो कर लिया जाएगा। ठीक है, लास्ट मिनट है क्लास। मैं जैसे आपने कहा चौधरी साहब ने कम से कम, हमने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी इस पर, आवाज़ मीन्स के उनकी फैमिली का जिस तरीके से सारी चीज़ें हुई, चौधरी साहब ने उस पर एक उनको 2 लेटर्स उनको लिखवाए थे, और ये जो खबर बाद में फॉलोअप के तौर पर, ये एजाज़ सैयद हैं, ये जर्नलिस्ट जो हैं, सहाफ़ी हैं, उन्होंने स्टोरी ब्रेक की थी दोबारा कि चौधरी साहब ने उनको ख़त लिखवाया है, और उस ख़त में ये कहा गया है रेंजर्स को, DG को, कि ये आपने जो छापे मारे हैं पिंडी में जाके, और जिस तरीके की ये रिपोर्ट्स आई हैं कि आपने जाके इस्लामाबाद में टॉप सिटी पे आपने रेंजर्स के मुलाजमीन लेके, फोर्स लेके अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पे रेंजर्स ने कब्जा करवाया, मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन दी जाए। और उसमें उन्होंने उसका कुछ जवाब नहीं दिया। DG रेंजर साहब भी सीरियस नहीं लेते चौधरी साहब को। उसके बाद उन्होंने क्या किया, दूसरा लेटर जारी करवाया। उस लेटर में उन्होंने कहा जनाब कि अगर आपने, आज की डेट थी 22 तक, आपने आज रात 12 बजे तक जवाब ना दिया तो आपकी पावर जो है पंजाब में जो आप ऑपरेट कर रहे हैं पब्लिक मफाद आमा में, आपसे वापस ले ली जाएंगी। इस्लामाबाद में जी, इस्लामाबाद में नहीं, पंजाब में भी उनका जो एजाज सैयद की खबर थी उसमें कहा था कि इस्लामाबाद में कम से कम आपसे वो आपसे वापस ले ली जाएगी। सवाल वही है, मेरा ख्याल इस पे DG रेंजर साहब को जवाब देना चाहिए कि जनाब आप किसी बंदे मुझे उठा लें, आमिर को उठा लें जी कि हम खुदा ना खासा मुल्क दुश्मनी में इन्वॉल्व, तो फेयर इनफ,
आप ये कैसे कर सकते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी हो, आप ये मेरे मुखालफों को लेके जाके मेरी जमीन पे कब्जे करवा दें? इट्स ए ह्यूज क्वेश्चन। मैं उसकी अहमद नूरानी की खबर पढ़ रहा था, उसका ट्वीट था और बड़ा जिम्मेदारी का उसका था कि 1200 अरब रुपए की प्रॉपर्टी है, 1200 अरब पे रेंजर्स अगर जाके कब्जा करवाएगी और चौधरी निसार अली खां को भी 2 खतूत लिखने के बाद चौधरी निसार अली खां को भी जवाब नहीं देगी इस मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर को, तो ये तो स्टेट जंगल का कानून है। फिर ये जंगल का कानून है। कोई भी जिसके पास तैयार 2-4 अफसर आपके वाकिफ हैं, वर्दी पहने हुए और कब्जा शुरू कर लें। जंगल का कानून है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी इससे मुताल्लिक फॉलो अप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।